Hi everyone. So we are doing microeconomics from NCERT and we are starting today with production and cost. So कुछ बच्चों ने बोला कि जब मैं कॉन्सेप्ट कराती हूँ उससे पहले मैं चैप्टर के बारे में कॉन्टेक्स्ट सेट करूँ. सो गाइस तुम मिस कर देते होगे बट मैं हमेशा करती हूँ. तो अभी हमने दो चैप्टर कर लिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जिसमें से फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हमने काफी डिटेल में समझा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, उसमें शिफ्ट कैसे होता है, रोटेशन कैसे होती है. ओके, ऑल दैट. एंड देन सेकंड चैप्टर तो बहुत ही बड़ा था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहां हमने कार्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी ये तो देखा ही, इसमें इक्विलिब्रियम देखा हमने, सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटी केस में हमने कार्डिनल में देखा, ऑर्डिनल में इंडिफरेंस और बजट लाइन जब टेंजेंसी पे होती है, बजट लाइन में शिफ्ट कब आता है, पिवट कब होती है, इंडिफरेंस कब है, वो आगे कब होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये सब हमने देखा. इसी के साथ साथ हमने डिमांड चैप्टर किया, मतलब डिमांड का पोर्शन समझा कि डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड देखा. फिर हमने इलास्टिसिटी देखा, इलास्टिसिटी में भी पॉइंट इलास्टिसिटी, देन ज्योमेट्रिक मेथड देखा, एक्सपेंडिचर मेथड देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली एनसीईआरटी से जो भी था हमने सारा कुछ कवर कर लिया. स्टीपर कब होता है, फ्लैटर कब होता है, कर्व, ये सब हमने देख लिया. ऑलराइट, सो ये हो गया सेकंड चैप्टर भी. अब फाइनली हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कर रहे हैं. सो गाइस अभी तक पहले दो चैप्टर में मैं हमेशा आपको बोलती थी ये व्यू बिकम द कंज्यूमर. ओके, आज के बाद अब जब तक ये चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 3 में आप प्रोड्यूसर हो. सो आपका पहला टास्क है, बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, योर फर्स्ट टास्क इज जस्ट थिंक ऑफ अ कंपनी दैट यू वुड वांट टू ओन. ठीक है, मे बी मैं टाटाज, मैं आई विश मैं टाटा होती और मैं टाटा की मालकिन बॉस होती, या फिर आई रियली होप कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाउंडर होती. सो ऑल दैट स्टफ, राइट? फन ना, सोचने में क्या जा रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जस्ट थिंक अबाउट अ कंपनी व्हिच यू वांट टू ओन and you be the producer of that company. It can be a restaurant, it can be a car company, it can be a textile company, it can be whatever XYZ company that you love. मेरे को कपड़े खरीदना पसंद है कहीं से, तो मैं उस ब्रांड की मालिक बन जाऊंगी. बेसिकली यू बी द ओनर ऑफ एनी ब्रांड. सो योर फर्स्ट टास्क फॉर द डे इज जस्ट कमेंट डाउन कौन सी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर या कौन सी चीज के प्रोड्यूसर बन रहे हो तुम, कौन सी कंपनी ओन कर रहे हो या किस चीज के प्रोड्यूसर हो हमारे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि फिर वो मान के चलना तुम उसी कंपनी के प्रोड्यूसर हो गए. फिर हम उस कंपनी का प्रोडक्शन देखेंगे, इनपुट देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, एंड कॉस्ट देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, एवरीथिंग, राइट? बट फर्स्ट you need to assume, you need to name the company that you would want to own, या आप चाहते हो कि आप उसके मालिक होते हैं. ऑल राइट, सो मैनिफेस्टेशन में क्या जा रहा है सोच के देखते हैं. अच्छा, ठीक है. सो सबसे पहला टास्क ये हुआ, मैं अलग अलग कंपनीज की ओनर बनती रहूंगी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल समझाने के लिए, राइट? बिकॉज हम थोड़ा स्मॉल स्केल पे भी जाएंगे, हम थोड़ा लार्जर स्केल पे भी जाएंगे. दैट्स दैट. Okay, so yeah, production and cost. But before that, let me do one thing. Let me just let me just open up the syllabus PDF and see कि इस chapter से क्या क्या आना है. Okay, I have the PDF here. So PDF मुझे क्या कहती है कि मुझे इस chapter से क्या क्या पढ़ना है, मैं वही पढ़ूंगी. मैं मतलब सी एनसीईआरटी से ना आपको सभी पढ़ना है वैसे, बट लेट्स स्टिल आई मीन सी. तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन चैप्टर में हमें इस चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन करना है, यानी रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल. हमें सप्लाई करना है, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व, मूवमेंट एंड ऑल दैट. हमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, short run cost curves, okay, average cost, then marginal cost, concept of revenue. Okay, so all these things are in this chapter: cost and revenue, production function, and supply का total हमें ये सब करना है. ओके, सो अब मुझे पता चल गया क्या करना है. या बट अ स्टूडेंट आस्क्ड वन क्वेश्चन कि यहाँ पर बोला गया है कहीं पे कि हमें सिर्फ शॉर्ट रन करना है, या शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स. सो व्हेन वी से कॉस्ट कर्व, हमें शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व करने हैं. ठीक है, तो ठीक है, हमने अब देख लिया है कि हमें क्या क्या करना है. सो लेट्स गो बैक टू आवर एनसीईआरटी. ओके, सो कीप हाईलाइटिंग ऑल्सो. मैंने हाईलाइट करा हुआ है पहले से कुछ पोर्शन, सो यू जस्ट ओपन अप योर एनसीईआरटी एंड स्टार्ट हाईलाइटिंग द रिक्वायर्ड पोर्शंस. ओके, चलो जी फटाफट से शुरू करते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड in previous chapter, we have discussed the behavior of consumers. In this chapter, as well as in the next, we shall examine the behavior of a producer. Okay, production is the process. Please highlight. Production एक process है
जिससे इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। अब ठीक है, अब मैं H&M की ओनर बन गई। अब मैं H&M की ओनर बन गई तो मेरे पास कॉटन है। मैंने एक फार्म पे गई, कॉटन ग्रो हो रही है वहां पे, ऐसे खूब सारी कॉटन है, तो मैंने कॉटन ले ली उन लोगों से। कॉटन सिर्फ एक इनपुट है अभी। उसका कपड़ा बनने के लिए उसको बहुत स्टेजेस पे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट एंड मेकिंग अ आउटपुट आउट ऑफ इट, एंड वो इनपुट से आउटपुट कैसे बनाते हो, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब ये इनपुट से आउटपुट बनता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होती है, इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कैरी करते हैं प्रोड्यूसर और फर्म। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रोड्यूसर बना रही हूँ, आप लोग प्रोड्यूसर हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, अ फर्म acquires different inputs like labor। तो इनपुट्स कौन से होते हैं? इनपुट होते हैं, या इनपुट को हम और भी बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे तो इनपुट में जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट होते हैं वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ठीक है, ये आपके चार तो बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे, और यहाँ पर बोल रहा है कि इनपुट हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब इनपुट हो गए। Okay, it uses these inputs to produce output. This output can be consumed by consumers or used by other firms for further production. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से एज इट इज उठ के क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में दे देते हैं या मैच द कॉलम में दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना। टेलर यूज करता है सुइंग मशीन, क्लोथ, थ्रेड एंड हिज ओन लेबर टू प्रोड्यूस शर्ट। तो टेलर ये सारे इनपुट यूज कर रहा है। एक फार्मर यूज करता है अपना लैंड, अपनी लेबर, एक ट्रैक्टर, सीड, फर्टिलाइजर एंड वाटर, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वीट प्रोड्यूस करने के लिए। सो आउटपुट क्या है? आउटपुट है वीट। इनपुट क्या क्या गया? इनपुट गया लैंड, लेबर, ट्रैक्टर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इनपुट आए खूब सारे, उससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड एक आउटपुट आया आपके पास। ऑलराइट, अ कार मैन्युफैक्चरर यूजेस land for a factory, machinery, labor and various inputs like steel, aluminium, rubber to produce cars। इसी तरह एक रिक्शा पुलर, भाई एक रिक्शा पुलर भी प्रोड्यूसर है। ठीक है, कैसे? वो रिक्शा यूज करते हैं और अपनी खुद की लेबर यूज करते हैं, ये दोनों इनपुट होते हैं टू प्रोड्यूस रिक्शा राइड्स। रिक्शा राइड्स भी एक आउटपुट है। ठीक है, रिक्शा राइड, आप जा रहे हो, आपको कहीं यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक जाना है अपने घर से, ई रिक्शा पकड़ी, तो वो क्या है? वो एक आउटपुट है, वो प्रोड्यूस किया गया है। एक रिक्शा ली गई है, रिक्शा वाला चला रहा है। ठीक है, ये इनपुट यूज हुआ है, राइट? ओके, अ डोमेस्टिक हेल्पर यूजेस हर लेबर टू प्रोड्यूस क्लीनिंग सर्विसेज। आपके घर जो मेड आंटी आती होंगी, वो काम करती होंगी, तो वो अपनी सर्विसेज बेसिकली वो क्या कर रही है? वो हर कोई यार काम कर रहा है। ठीक है, तो वी मेक certain simplifying assumptions to start with। कुछ assumption है। Production is instantaneous। In our very simple model of production, no time elapses between combination of input and the production of output। We also tend to use the terms production and supply synonymously। तो हम जब भी प्रोडक्शन बोलेंगे, हम कभी कभी प्रोडक्शन की जगह सप्लाई भी बोल सकते हैं, हम दोनों टर्म सिनोनिमसली यूज करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अक्वायर, प्लीज हाईलाइट अगेन, इन ऑर्डर टू अक्वायर, okay, hold on. Yeah, in order to acquire inputs, a firm has to pay for them। Okay, input लेने के लिए, अब आपको कॉटन लेनी है तो आपको पे करना पड़ेगा ना उसके लिए। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको रेंट पे लेनी है, तो पे करना पड़ेगा ना, तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। जो भी आप इनपुट खरीदोगे, ये देखो ये इनपुट है, अलग अलग इनपुट का कॉम्बिनेशन। जैसे फार्मर ने लैंड लिया, लेबर लगाई, ट्रैक्टर लिया, सीड ली, फर्टिलाइजर लिए, ये कॉम्बिनेशन है, इनपुट्स हैं। इन इनपुट से मिला के एक आउटपुट आया, राइट? सो ये इनपुट के लिए जो पैसे दिए उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। ओके, आउटपुट एक बार प्रोड्यूस हो गया, फर्म उसे मार्केट में बेचेगी। मैं H&M की ओनर हूँ, मैंने कॉटन लिया, मैंने लैंड लिया, फैक्ट्री लगाई, कुछ लोग हायर करे, एक मशीन खरीदी, सब लिया, ये मेरे इनपुट के कॉम्बिनेशन हो गए। बाहर निकल के आया आउटपुट। आउटपुट क्या? अलग अलग सुंदर सुंदर ड्रेसेस। अब सुंदर सुंदर ड्रेसेस आई, तो मुझे उसे कहीं बेचना भी तो है। तो जब मैं उसे बेचूंगी, तो मैं बेच के क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेगा रेवेन्यू, पैसा। लेकिन उस पैसे में से जब मैं माइनस कर दूंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आएगा प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ। ऑल राइट, सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट।
Then we look at the cost structure of the firm. We do this to be able to identify the output at which firms profits are maximum. Okay, तो ये चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं. वेरी नाइस. अब प्रोडक्शन फंक्शन देख लेते हैं. अगेन हाईलाइट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज रिलेशनशिप between input and output produced by the firm for various quantities of input use. बहुत सारी quantities use हो रही है और अलग अलग inputs use हो रहे हैं. It gives maximum quantity of output that can be produced. अलग अलग input use करके, cotton use करके, labor use करके, land use करके, ठीक है, प्रिंटिंग ब्लॉक यूज करके, मशीन यूज करके, अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग इनपुट यूज करके मैं मैक्सिमम आउटपुट बनाने की कोशिश करूंगी कि जितनी शर्टें बना सकती हूँ बना दूं. मैक्सिमम आउटपुट, दैट्स व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन मींस. ओके, तो ये यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है. एंड ऑल्सो गाइस कीप हाईलाइटिंग. हाईलाइट मैंने करा हुआ है तो हाईलाइट करते रहना देख के. कंसिडर द फार्मर वी मेंशनड अबव. फार्मर मेंशन किया था हमने, सिंप्लिसिटी के लिए फार्मर लेके चलता है. For simplicity, we assume that the farmer uses only two input. We output क्या है? Input क्या क्या यूज हो रहा है? Input हो रहा है land प्लस लेबर. लैंड और लेबर बना के ये इनपुट का कॉम्बिनेशन से बन रहा है wheat, यानी आउटपुट. ठीक है. A production function tells us maximum amount of wheat he can produce for a given amount of land that he uses and given number of hours of labor that he performs. So suppose that he uses 2 hours of labor per day and 1 hectare of land to produce maximum 2 ton of wheat, then function that describes his relationship is called production function. ठीक है, वो production function होगा. ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक प्रोबेबल एग्जाम्पल प्रोडक्शन फंक्शन का बोला है. क्यू आउटपुट है कि लेबर और लैंड का कॉम्बिनेशन. लैंड बढ़ेगा तो भी आउटपुट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो भी आउटपुट बढ़ेगा. तो ये हमने एक प्रोबेबल बस एग्जाम्पल लिया. इसका मतलब नहीं हर प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन यही होती है, प्लीज ये अज्यूम मत कर लेना. where यहाँ पे बोला है one possible example. Okay, where Q is the amount of wheat produced, K है area of land and L है number of hours. तो प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब हो रहा है, वो बताता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट का. ठीक है, तो अब क्या वो बोल रहा है कि इसमें मतलब अगर इंक्रीज होगा, अगर लेबर इंक्रीज होगी तो भी फार्मर का आउटपुट इंक्रीज होगा, अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो भी फार्मर का आउटपुट इंक्रीज होगा. राइट, लेकिन एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है. एफिशिएंसी इंप्लाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एनी मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इनपुट. कि आपने इनपुट का एक कॉम्बिनेशन किया, आपने 2 लेबर एंड 1 लैंड लिया है, उससे मैक्सिमम आपकी 2 टन ऑफ व्हीट आ रही है, तो ये मैक्सिमम है. आप मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि उस सेम लेवल ऑफ इनपुट से, ठीक है, 2 लेबर और 1 लैंड से 2 टन से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, गॉट इट. चलो, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी. हाँ, ये बहुत जरूरी है. प्रोडक्शन फंक्शन एक गिवन टेक्नोलॉजी के लिए डिफाइन किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होती है, वो बताती है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो सकता है गिवन लेवल ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूज करके. ओके, इफ द टेक्नोलॉजी improves, तो maximum output obtained from different input combination increase, then we have a new production function. चलो मेरा देख लो, मैं H&M की मालकिन हूँ. आपको पता है मैं H&M से कपड़े बना रही हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं खरीद नहीं रही हूँ, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ भाई. ठीक है, ये लेबर है, होल्ड ऑन, ये लेबर है यहाँ पे, ये कैपिटल है. तो अब क्या हो रहा है, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ कुछ. अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वो कितना प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सपोजिटली मैं 2 लेबर लेके और 1 लैंड लेके कितनी प्रोड्यूस कर सकती हूँ? 100 टी शर्ट प्रोड्यूस कर पा रही हूँ. अब टेक्नोलॉजी ही इंप्रूव हो गई, एक ऐसी मशीन आ गई. पहले वाली मशीन बहुत टाइम लेती थी, एक ऐसी मशीन आ गई जो अब 1 घंटे में 100 टी शर्ट बना देती है. और मेरे पास इतना इनपुट है, तो अब मैंने क्या किया, ये सेम इनपुट से, सेम कॉम्बिनेशन से, टेक्नोलॉजी बेटर होने की वजह से 100 की जगह अब मैं 150 टी शर्ट बना पा रही हूँ. तो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन ही शिफ्ट हो गया ना, आगे हो गया, नया प्रोडक्शन फंक्शन हो गया टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से. राइट, सो इनपुट्स दैट अ फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी इनपुट आप यूज करते हो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो our production function therefore tells us maximum quantity of output that can be produced by using different combination of these factor of production, labor and capital.
तो हम मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इक्वेशन लिखते हैं, आउटपुट है वो फंक्शन है लेबर का और कैपिटल का। क्यू हमेशा आउटपुट होता है प्रोड्यूस करने का, मेरी नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी प्रोड्यूस हुई, गिवन अगर मैंने 2 लेबर और 1 मशीन लगाई। ऑल राइट, सो यहाँ पर उन लोगों ने एक टेबल से भी एग्जाम्पल दिया है, लेबर है, जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है यहाँ पे राइट, नीचे जा रहे हो तो, और राइट जा रहे हो तो कैपिटल बढ़ रहा है। अब ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो तो जब जीरो जीरो लेबर और जीरो कैपिटल है तो आउटपुट कैसे ही प्रोड्यूस करोगे, या दोनों में से एक भी जीरो है तो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो यहाँ जीरो जीरो हो गया। फिर जैसे जैसे आपका लेबर या कैपिटल इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है प्रोडक्शन फंक्शन का। लेफ्ट कॉलम दिखाता है अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है, एंड टॉप रो शो करती है अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमने देखा था। लेफ्ट यहाँ पे है लेबर और यहाँ है कैपिटल, ये तो हमें पता लग गया, राइट। सो अब वो यही बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट द टेबल शोज कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट लेबर और एक यूनिट कैपिटल होगी तो फर्म सिर्फ एक ही आउटपुट बना सकती है, पर अगर 2 लेबर हो जाएंगे 2 कैपिटल हो जाएंगी तो फर्म 10 यूनिट बना रही है टी शर्ट की। और अगर ऐसे ही लेबर और बढ़ा दूंगी मैं और मशीनें भी और लगा दूंगी मैं तो और ज्यादा आउटपुट बना सकती हूँ, टेबल यही दिखा रही है। ठीक है, इन आर एग्जाम्पल बोथ द इनपुट्स आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी अगर मेरे पास मशीन नहीं होगी, अगर मेरे पास लेबर नहीं होगी, दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो आउटपुट नहीं बना पाऊंगी, मैं टी शर्ट नहीं बना पाऊंगी। तो अगर मुझे टी शर्ट बनानी है तो लैंड और लेबर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज दैट। ये बॉक्स हम करेंगे अभी आइसोकॉन्ट, तो इसे होल्ड करो, आगे चलते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन देख लो कि प्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो शॉर्ट रन किसे बोला जाता है और लॉन्ग रन किसे बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्ग रन, हमें शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व करना है, पर हमें ये तो पता होना चाहिए लॉन्ग रन होता क्या है। तो बिफोर वी बिगिन, आप ये देखो, इन दी शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर लेबर और कैपिटल के नॉट बी वेरीड। तो शॉर्ट रन में कोई एक जो होता है, आप इनपुट यूज करते हो, ठीक है, इनपुट में क्या यूज कर रही हूँ, आउटपुट किसका फंक्शन है, लेबर और कैपिटल का। ठीक है, तो अब शॉर्ट रन में हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन में कोई एक इनपुट या कोई एक हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। सपोजिटली यहाँ लैंड है तो लैंड फिक्स है, लैंड में चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद बात हुई यहाँ पे इट के नॉट बी वेरीड एंड देयरफॉर रिमेन्स फिक्स्ड एंड इन ऑर्डर टू वेरी द आउटपुट लेवल द फर्म कैन वेरी ओनली अदर फैक्टर। ओके, एक ही फैक्टर चेंज हो सकता है अगर आउटपुट बढ़ाना है या घटाना है। ओके, एक ही फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं, एक फैक्टर फिक्स रहता है। सो इन ऑर्डर टू वेरी द आउटपुट लेवल द फर्म कैन ओनली the firm can vary only the other factor. The factor that remains fixed is called fixed factor, whereas other factor which the firm can vary is called variable factor. So मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मैंने एक फैक्ट्री खरीदी है, और वो फैक्ट्री मैंने खरीदी है, मैंने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रेंट करी है। ठीक है, रेंट करी है 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब मैं इसको फटाफट फटाफट नहीं चेंज कर सकती, मुझे 1 ईयर यहाँ बताना ही पड़ेगा। तो वो मेरा कैपिटल हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, राइट। तो अगर मुझे बढ़ाना है, टी शर्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं लेबर बढ़ा सकती हूँ पर मेरा कैपिटल फिक्स रहेगा। तो जो फैक्टर मेरा फिक्स रहेगा वो हो गया फिक्स फैक्टर, और जो फैक्टर मेरा वेरी करेगा वो हो गया वेरिएबल फैक्टर। और शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमेशा फिक्स रहता है और एक ही फैक्टर चेंज हो सकता है अगर आपको आउटपुट चेंज करना है। ओके, कंसिडर द एग्जांपल रिप्रेजेंटेड टेबल में। सपोज इन शॉर्ट रन कैपिटल रिमेन्स फिक्स। तो बोल रहा है कैपिटल, टेबल पे जाते हैं दोबारा, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। लेट मी चेंज द कलर टू ग्रीन। वो कह रहे हैं कैपिटल, जो एनसीईआरटी बोल रही है अभी उसको पढ़ते जाते हैं, जो रह जाएगा जो नहीं समझ आएगा उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा है कैपिटल फिक्स है 4, कैपिटल इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ। अब ये कैपिटल अगर फिक्स है तो आउटपुट बढ़ेगा कब, अगर आपको आउटपुट कम से ज्यादा पे लाना है तो आउटपुट कब चेंज होगा, आपका आउटपुट सिर्फ तब चेंज हो सकता है आपका, या इंक्रीज हो सकता है अगर आपकी लेबर इंक्रीज होगी। ये देखो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना लेबर इंक्रीज हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जैसे जैसे आपकी लेबर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, जबकि कैपिटल फिक्स है 4 यूनिट।
कैपिटल फिक्स है 4 यूनिट, तो लेबर बढ़ने से ही आउटपुट बढ़ रहा है। ये है शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स है। ठीक है, ये समझ आ गया कि शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स है। ये एग्जाम्पल से हमें पता चल गया। देन इन लॉन्ग रन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड। A firm, in order to produce different levels of output in long run, may vary both the inputs simultaneously. दोनों इनपुट चेंज हो सकते हैं लॉन्ग रन में, यानी लॉन्ग रन में कैपिटल को भी 4 पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आउटपुट बनाना है लॉन्ग रन। जैसे मैंने कहा, बोला मैंने 1 साल के लिए ली फैक्ट्री, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने बोला 1 साल का रेंट एडवांस में दे दो, तो वो शॉर्ट रन हो गया मेरे लिए, मेरा काम शुरू किया, मैं स्टार्टअप हूँ। बहुत सिंपल देखते हैं, स्टार्टअप कोचिंग इंडस्ट्री। मैं प्लान कर रही हूँ ऑफलाइन आने का, सपोजिटली ऑफलाइन एक सेंटर खोलने का। अब जब मैं जाऊंगी मार्केट में, उतरूंगी सेंटर खरीदने, तो जिससे भी मैं रेंट की बात करूंगी, जहां पे मुझे कोचिंग अकेडमी खोलनी है, मैं प्लेस देख रही हूँ रेंट पे, मैं जहां भी गई उन्होंने बोला मैम आप 1 साल का रेंट एडवांस दे दो, और 1 साल तो आपको करना ही करना है, ताकि हमें भी सिक्योरिटी और हमें पता है आप भी करोगे। तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म क्या हो गया, 1 साल। क्यों? ऐसा नहीं कि शॉर्ट रन 1 ईयर ही होता है, मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल में, हाइपोथेटिकली मेरे लिए शॉर्ट रन 1 साल हो गया, क्योंकि 1 साल तक मैं कैपिटल चेंज नहीं कर सकती। मैं एक्स्ट्रा टीचर्स, अगर मुझे एक्सपैंड करना है, तो मैं हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए उस कोचिंग में जिसका रेंट मैंने 1 साल दिया। मुझे आउटपुट बढ़ाना है अगर, यानी मुझे बच्चे और लाने हैं, तो मैं कोर्सेज एक्सपैंड कर सकती हूँ, मैं लेबर और हायर कर सकती हूँ, यानी मैं टीचर्स और हायर कर सकती हूँ। हम अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सबके टीचर ला सकती हूँ, कि सारे वहां के पढ़ाने लगे, और एक्सपेंशन हो आउटपुट का, यानी जो सर्विसेज मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं सिर्फ लेबर चेंज कर पा रही हूँ, मैं कैपिटल नहीं चेंज कर पा रही, क्योंकि कैपिटल फिक्स वेरिएबल है, क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, और क्योंकि मेरे लिए शॉर्ट रन में रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए वो पूरा पीरियड 1 ईयर का शॉर्ट रन है। बट जैसे ही वो 1 साल खत्म हुआ, अब मैं कहीं पे भी कोचिंग अकेडमी अगर मुझे एक्सपैंड करनी है, अगर मुझे और बच्चे चाहिए और मुझे जगह कम पड़ रही है, तो मैं और बड़ी जगह खरीद सकती हूँ। तो अब मैं लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर चेंज कर सकती हूँ, मैं टीचर तो और हायर कर ही सकती हूँ, मैं कोर्सेज और ला सकती हूँ, मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाने लग सकती हूँ, राइट, एंड बहुत सारे टीचर्स ला सकती हूँ और बहुत बड़ी जगह भी खरीद सकती हूँ। सो बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल। व्हेन आई से, जब दोनों फैक्टर वेरिएबल होता है आउटपुट बढ़ाने के लिए, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, आप सब चेंज कर सकते हो, वो टाइम पीरियड को हम लॉन्ग रन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। I hope that's clear. Okay, so for any particular production process, long run generally refers to a longer time period than short run. For different production processes, the long run period may be different, and it is not advisable to define short run and long run in terms of say days, months and years. Days, months and years में नहीं कर सकते हो, तो मैंने अपने केस में दिया है. So another question for you for the day is कि आप लोगों को मुझे बताना है कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपके लिए शॉर्ट रन है और बाद में लॉन्ग रन होता है, तो क्या चेंज होता है फैक्टर में। जैसे मैंने आपको कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपने अब मुझे अपने अपने एग्जांपल्स देने हैं और उसमें बताना है कि शॉर्ट रन में क्या है, लॉन्ग रन में क्या है। ओके, नाउ लेट्स कम टू टोटल प्रोडक्ट, आइसोकॉन्ट पे भी आएंगे, पहले टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब देख लेते हैं। तो अब आप कुछ भी प्रोड्यूस करने गए हो, ठीक है, आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए उस चीज के, या आपने कितनी क्वांटिटी उसकी टोटल प्रोड्यूस की, उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे, राइट। कैसे पता चलेगा? सपोज वी वेरी अ सिंगल इनपुट, अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक इनपुट जो है वो वेरी कर रहे हैं और बाकी सारे इनपुट को कांस्टेंट रखते हैं, यानी बाकी इनपुट फिक्स है। सिंपल लैंग्वेज में कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो हमने जो जगह ली है रेंट पे, ठीक है, और जो जगह खरीदी है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, वो फिक्स है, हम सिर्फ लेबर यानी टीचर्स हायर कर सकते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट इज रेफर्ड टू एज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होगा कि मेरे पास कितनी सर्विसेज मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं कितना सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रही हूँ, वो बढ़ रही है, कितने टीचर्स हायर कर रही हूँ उस चीज पे। क्योंकि देखो, जो प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, जहां पे कोचिंग अकेडमी खोली है, वो फैक्टर फिक्स है, वो फैक्टर चेंज हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो फैक्टर चेंज नहीं हो सकता, तो मेरा आउटपुट कितना होगा, मैं कितनी सर्विसेज जनरेट कर पाऊंगी, मैं कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाऊंगी, मैं कितने कोर्सेज तुम लोगों को दे पाऊंगी, कि सीयूईटी पढ़ा रही हूँ, सीए फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ, यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रही हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ा रही हूँ, कितने ही कोर्सेज मैं कर सकती हूँ, ये किस पे डिपेंड करेगा, कितने टीचर मैं हायर कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर ये जो रिलेशनशिप है कि लेबर कितना है और उसकी वजह जो वेरिएबल फैक्टर है वो बढ़ाने से आउटपुट कितना बढ़ रहा है, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। Okay, let us again look at table 3.1. Suppose capital is fixed at 4 unit. Now in table 3.1, we look at the column where capital takes value 4. ये हम देख चुके हैं,
ठीक है, एज वी मूव डाउन, जैसे हम डाउन जा रहे थे लेबर बढ़ रही थी, तो दिस इज द टोटल प्रोडक्ट एंड लेबर शेड्यूल। जब K4 है, दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड टोटल रिटर्न और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। प्लीज प्लीज हाईलाइट दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको दो दो चीजें और बोली जाती है, टोटल रिटर्न या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, once we define total product, it would be useful to define concepts of average product and marginal product. Average product क्या होता है? Average product होता है on an average, जैसे supposedly क्या हुआ, अब सिंपल बात करते हैं, हमने मैच देखते हैं, हम मैच देखते हैं तो ओवर है 2020 का मैच है, ठीक है, 20 ओवर है। 20 ओवर के मैच में हमें ये पता है कि यार मतलब एक ओवर में ना, अगर हम बोलें कि एक ओवर में हमारे पड़े 12 रन फर्स्ट ओवर में, सेकंड ओवर में मेरे हुए 4 रन, देन थर्ड ओवर में मेरे हुए, थर्ड ओवर में कितने हुए, कितने भी ले लो, 30 बन गए, चलो 30 रन बन गए। फोर्थ ओवर में 0 रन बने। बहुत ही वेरिड चल रहा है मैच, किसी में 12, किसी में 4, किसी में 30, तो किसी में 0, ये बन रहा है। एंड ऐसे ऐसे करके 20 ओवर हो गए। 20 ओवर बाद जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जो टोटल रन होंगे, टोटल रन बने मेरे 300 या 400, सपोज, चलो 400 रन तो कौन ही बना रहा है, 300 भी नहीं, 220 ले लो, 220 रन बने मेरे टोटल। 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर के मैच में T20 में आपके 20 ओवर बाद टोटल इंडिया के रन बने हैं 220। लेकिन मेरे को पता है, मैं फर्स्ट ओवर में देख रही थी मैच, तो 12 बने थे, सेकंड ओवर में 4 बने थे, थर्ड ओवर में 30 थे, जैसे ही फोर्थ ओवर में 0 बने, मेरा मन नहीं किया देखने का, मैंने कहा छोड़, हर ओवर कौन देखेगा, इनमें टोटल देख लूंगी। ये तो हुआ टोटल। अगर मैं बात करूं एवरेज, एवरेज रन का मतलब होता है कि यार इंडिविजुअल ओवर्स में ऊपर नीचे चल रहा है, किसी में 12 बन रहा है, किसी में 0 बन रहा है, किसी में 4 बन रहे हैं, किसी में 30 बन रहा है, पर ऑन एन एवरेज अगर एक नंबर चाहिए कि हर ओवर में कितने बने, वो कैसे पता चलता है एवरेज पे, कि टोटल रन कितने बने अपॉन टोटल ओवर कितने थे। तो कितना बना हर ओवर में ऑन एन एवरेज, एवरेज में कितने बने हर ओवर में, 11, जबकि ये एवरेज है। आप देखोगे तो फोर्थ ओवर में तो 0 थे, कहां से 11 हो गए, और वही थर्ड ओवर में 30 रन थे, ये भी 11 नहीं है। लेकिन एवरेज जब हम करते हैं, टोटल प्रोडक्ट होता है कि कितना टोटल बना, लेकिन एवरेज आता है कि ऑन एन एवरेज हर ओवर में हम कितना एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना बना। सिमिलरली अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके चल रहा है, हमारा कैपिटल फिक्स है, यानी जो जगह मैंने रेंट पे खरीदी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर मुझे अपनी सर्विसेज बढ़ानी है, या कोर्सेज है मेरी सर्विसेज जो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ वो बढ़ाने हैं, तो मुझे टीचर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। अब हो सकता है कोई टीचर बहुत फेमस ले आई मैं, ठीक है, अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सपोजिटली कितने फेमस टीचर्स हैं, बहुत, मतलब किसी का भी नाम ले लो, कोई बहुत फेमस टीचर को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे साथ ऑन बोर्ड आ जाओ, और वो कहता है चलो मैं पढ़ाऊंगा आपकी अकेडमी में। अब वो ऑन बोर्ड आ गए मेरे साथ, वो इतने फेमस है, इतने फेमस है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वजह से बच्चे आ जाते हैं, उनकी वजह से कोर्सेज, और वो पढ़ा भी क्या क्या लेते हैं, वो सीए भी पढ़ा लेते हैं, वो नेट भी पढ़ा लेते हैं, वो इतनी सारी चीजें पढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन किया वो बहुत ज्यादा किया। लेकिन वही एक टीचर को लाई, उन्होंने बोला तो था वो करेंगे, पर उनकी वजह से बच्चे उतने आ ही नहीं रहे, कोर्सेज उतने बढ़ ही नहीं रहे। वो आ तो गए ऑन बोर्ड, पर वो बोल रहे हैं मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो आउटपुट में ज्यादा नहीं है। पर अगर मैं कोचिंग अकेडमी में एवरेज देखूं कि भाई मेरे 10 टीचर हैं, तो पर टीचर कितना बच्चा ला रहे हैं ये लोग, या कितने कोर्सेज कर पा रही हूँ मैं एक्सपैंड। तो एवरेज में डिवाइड, मैं इंडिविजुअल टीचर का नहीं देखूंगी, फिर मैं देखूंगी कि भाई अगर मेरे पास 400 बच्चे लाए आप एक साल में, और 10 टीचर है, तो ऑन एन एवरेज हर टीचर 40 बच्चा ले ही आया, या 40 बच्चे को टैकल कर ही रहा है, राइट। दिस इज द वे हाउ यू डील विद द सिचुएशन। ओके, आर वी क्लियर ऑन दैट? ग्रेट। इसी के साथ साथ मार्जिनल, अब एवरेज में तो हमने बात की कि ऑन एन एवरेज कितना हुआ, राइट, ऑन एन एवरेज हर टीचर ने कितना बच्चा लाया, कि सपोजिटली फर्स्ट टीचर है, अलग सर है, वो अपनी अकेडमी में अलग सर की वजह से, अलग पांडे सर की वजह से कितने बच्चे आते हैं, अलग पांडे सर की वजह से तो 100 बच्चा आ गया, ठीक है। वहीं पे कोई एक्स टीचर है, ठीक है, कोई एक्स टीचर है, अब नाम मुझे नहीं पता,
नहीं नाम नहीं देते, कोई एक्स टीचर है, ठीक है, कोई एक्स टीचर है, इनकी वजह से दो ही बच्चे आए, ठीक है, फिर और कोई सर आ गए या और कोई मैम आ गई बहुत फेमस, राइट, अब वो बहुत फेमस आ गई, तो वो क्या, उन्होंने वाई टीचर ने क्या किया, वाई टीचर की वजह से तो भाई 50 बच्चे आ गए, हर टीचर की वजह से अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, राइट, हर टीचर की वजह से अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, अगर मैं टोटल बच्चा देखूं, टोटल बच्चा कितना है मेरे पास, टोटल बच्चा आया है 152, राइट, 152 आया है, या सपोजिटली इनकी वजह से कोई आया ही नहीं, तो टोटल आया 150 बच्चे, और टोटल 150 बच्चे टोटल प्रोडक्ट, और एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 3, तो ऑन एन एवरेज मैं सोच रही हूँ हर टीचर 50 लाया, जबकि ऐसा नहीं है, एक टीचर तो 0 भी लाया, लेकिन अब मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल होता है एक और नए टीचर के आने से कितना इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट्स में, राइट, ये कैसे पता चलेगा, चलो, टीचर ए थे हमारे, ये टीचर्स हैं, टीचर ए थे, एंड इनकी वजह से जो बच्चे आए अकेडमी में, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री, हम प्रोड्यूसर्स हैं गाइस, हम चैप्टर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम प्रोड्यूसर है, याद रखना, तो टीचर ए है, टीचर ए लाए अपने साथ 10 स्टूडेंट्स, टीचर बी है, टीचर बी की वजह से जब टीचर बी आए, तो टोटल स्टूडेंट बता रही हूँ मैं, टोटल स्टूडेंट हो गए 22, टीचर सी के आने से टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टीचर सी के आने से टोटल स्टूडेंट हो गए 30, टीचर डी के आने से टोटल स्टूडेंट हो गए 50, ओके, अब ये सिनेरियो हो गया, एंड टीचर ई के आने से कितने और बच्चे हो गए, 58, ये टोटल है, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, टोटल कितने हुए बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हुए जब तक टीचर ई आए, टोटल बच्चे मेरे पास थे 58, ठीक है, ई टीचर के आने से टोटल टीचर कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टीचर्स हैं, सॉरी 58 टोटल बच्चे हुए, इसका टोटल कर लो, टोटल कितने हुए, तो टोटल हुए हमारे 10, ओके, 1 2 4 एंड 4 and 3 7, 170 टोटल बच्चे आए, 170 टोटल बच्चे आए, 5 टीचर के होने से, तो एवरेज हर टीचर कितना लाया, मैं बोल सकती हूँ 170/5, 3 and 4 34 बच्चा लाया ऑन एन एवरेज, जबकि ऐसा नहीं है, अब मैं बोलूं, मुझे ये जानना है कि मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि जब थर्ड टीचर आए थे, सिर्फ थर्ड टीचर की वजह से कितना बच्चा आया, यार एवरेज में पता ही नहीं लग पा रहा, कोई टीचर 100 बच्चा ला रहा है, तो कोई टीचर बिल्कुल भी नहीं ला रहा, पर एवरेज तो सबकी बहुत अच्छी निकल रही है, कोई टीचर सिर्फ 10 बच्चा लाया, फिर भी एवरेज निकल रही है कि हर टीचर 34 लाया, ऐसा तो नहीं है, मुझे इंडिविजुअल टीचर परफॉर्मेंस देखनी है, तो मेरे को इंडिविजुअल टीचर परफॉर्मेंस देखनी है, तो मैं बोलूंगी यार थर्ड टीचर के आने से कितने आए, थर्ड टीचर के आने से कितने आए मुझे कैसे पता चलेगा, C3, थर्ड टीचर जो थे माइनस जो टोटल बच्चे आए थे टीचर बी की वजह से, यानी टोटल प्रोडक्ट जो थर्ड टीचर की वजह से था माइनस टोटल प्रोडक्ट जो दो टीचर की वजह से था, टोटल प्रोडक्ट 3 टीचर की वजह से कितना था, 30 बच्चे, माइनस 2 टीचर जब थे तो टोटल कितने बच्चे थे, 22 बच्चे, तो यानी सिर्फ थर्ड टीचर के आने से 8 बच्चे ही आए थे, जबकि एवरेज दिखा रहा है 34 बच्चे थे, एवरेज दिखा रहा है हर टीचर 34 बच्चे लाए, लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर 3 सिर्फ 8 बच्चे लाया, ठीक है, वही मैं बोलूं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी, मुझे कैसे पता चलेगा सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस टीचर की थी, जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट देखूंगी, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब हर इंडिविजुअल टीचर के आने से कितने बच्चे आए, टीचर ए के आने से 10 बच्चे आए, टीचर बी सेकंड टीचर के आने की वजह से 8 बच्चे आए, थर्ड टीचर आने की वजह से फिर सॉरी 12 बच्चे आए थे, हाँ, ओके होल्ड ऑन, माइनस कर दो, 22 - 10 12, फिर 30 - 22 8, 50 - 20 50 - 30 20, एंड अगेन 8, सबसे अच्छे सबसे ज्यादा बच्चे किस टीचर की वजह से आए, इस टीचर की वजह से, टीचर 4 की वजह से, टीचर डी की वजह से, राइट, सो ऑन एन एवरेज दिख रहा है कि हर ओके 5, sorry, not average is not 34 guys, you should have corrected me. Average is what, 170 students are total, and there are 5 teachers, yeah, so 5 3s are 15 and 4, yeah सही तो है 34, so on an average दिख रहा है हर टीचर 34 बच्चा लाया, जबकि इंडिविजुअली अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो बच्चे आए वो टीचर डी की वजह से आए 20, तो ये मार्जिनल होता है, मार्जिनल एवरेज एंड टोटल, ऑल राइट, सो ये मार्जिनल एवरेज एंड टोटल होता है, गॉट इट,
Perfect. So marginal product of an input is defined as change in output per unit of change in input when all other inputs are constant. When capital is held constant, marginal क्या होता है? Change in output upon change in input. ठीक है, लेबर कितना चेंज हुआ और लेबर की वजह से उस जैसे टीचर जो सेकंड टीचर है उसमें चेंज आया, उसकी वजह से कितना बच्चा बढ़ा. ठीक है. द थर्ड कॉलम, अच्छा ये तो कॉलम बता रहा है जो भी बता रहा है. उसके बाद सेम मैंने जैसे बताया कि अगर मुझे थर्ड टीचर का देखना है तो टोटल प्रोडक्ट 3 टीचर्स का माइनस टोटल प्रोडक्ट 2 टीचर्स का. तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का. अब टोटल प्रोडक्ट अगर मैं फार्म की बात करूं, अब हम फार्म का एग्जांपल लेते हैं, कोचिंग का छोड़ते हैं. फार्म इंडस्ट्री में फार्मर है, फार्मर के पास लैंड तो इतना ही है. ठीक है. अब बहुत ध्यान से सुनने वाला केस, लैंड इतना है तो पहला लेबर आया इस पे, उसको बहुत मेहनत से उसने काम करा 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 करा, बहुत मेहनत करी. जब कोई नहीं था, लेबर नहीं था तो काम ही नहीं हो रहा था. पहला लेबर आया तो 10 सपोज 10 यूनिट वीट प्रोड्यूस हुआ. ठीक है. अब सेकंड लेबर आया, सेकंड लेबर के आने से जो टोटल प्रोडक्ट हो गया वो 24 हो गया. ठीक है. सेकंड लेबर के आते ही फर्स्ट लेबर कर रहा था पर फर्स्ट वाले को सेकंड से हेल्प मिली एंड इस वजह से बहुत हेल्प मिली और बहुत हेल्प मिलने की वजह से क्या हुआ कि यार और ज्यादा आउटपुट बढ़ा, आउटपुट 24 वीट हो गया. यार इन्हें लगा कि लैंड ना अभी भी बड़ा है, हम 2 लोगों से हैंडल नहीं हो रहा. पहला बंदा इधर ये वाला एरिया मैनेज कर लेता है, दूसरा बंदा जो है वो सिर्फ ये वाला एरिया मैनेज कर लेता है, अभी भी तीसरे एरिया के लिए कोई होना चाहिए. तो तीसरे एरिया के लिए इन्होंने थर्ड वर्कर रखा. थर्ड वर्कर जैसे आया आउटपुट और बढ़ गया यार, बिल्कुल ही बढ़िया, 40 यूनिट हो गया. यानी थर्ड वाले ने और ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. पहली लेबर आई थी उसने 10 कंट्रीब्यूट किया था मार्जिनल, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लैंड है, एक बंदा है, कितना करेगा. पर एक और एक 11, एक और हेल्प हुई तो और ज्यादा सेकंड वाले ने कंट्रीब्यूट किया, लैंड और है तो 14 यूनिट कंट्रीब्यूट किया. थर्ड आया उसने तो और कंट्रीब्यूट किया तो 16 कंट्रीब्यूट किया. पर अब थर्ड वाले ने ऑलमोस्ट ही लैंड कवर कर लिया. ठीक है. अब चौथा ले भी आओगे उसके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है, पर ठीक है, आउटपुट अभी भी बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि लैंड ही नहीं बचा है अब. तो अब क्या हुआ, तीसरा आया, फोर्थ लेबर आया, इससे 50 बढ़ा, यानी कहाँ 16 कंट्रीब्यूट, कहाँ इंक्रीज चल रहा था. देखो 3 लेबर आने तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो इंक्रीज हो रहा था, हर लेबर अपनी प्रोडक्टिविटी में ऐड ज्यादा ज्यादा कर रही थी. तो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था टोटल प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि लैंड इतना बड़ा है, जैसे जैसे एक और बंदा आएगा काम और अच्छा होता जाएगा. पर अब क्योंकि चौथे बंदे की उतनी नीड है नहीं तो आएगा, आउटपुट बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अब वो कम होना शुरू हो गया. फोर्थ आया फार्मर, फिफ्थ आया, सिक्स आया, तो बचा ही नहीं यार. सिक्स वाले के लिए तो जगह ही नहीं बची. इसी को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. ये आ गया पर ये कोई मार्जिनल प्रोडक्ट है, कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं पा रहा है, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसकी वजह से बहुत ज्यादा. तो सिक्स वाले, तो अब क्या हुआ, अब आपका टीपी इंक्रीज हुआ पर डिक्रीजिंग रेट पे. और अगर यहाँ पे 6 लेबर आ गई, सपोजिटली सेवेंथ लेबर आए और सेवेंथ लेबर के लिए जगह ही नहीं है, बस जबरदस्ती नाम के लिए उसे बिठाया, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करे, और एट्थ लेबर जब आए तो उसकी वजह से तो आउटपुट कम होने लगे. क्यों? क्योंकि अब वो बातों में उलझा रहा है, जो काम करते हैं उन लोगों को भी, तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी नहीं हो पा रहा, तो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है. तो ऐसे में नेगेटिव होगी तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू होगा. और यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है आपको, ये देख लो. यहाँ पे आपका यहाँ पर लेबर है, यहाँ आउटपुट है, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहाँ टोटल प्रोडक्ट है. अब क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट कोई पहले जुड़ रहा है, जब जीरो है तो दोनों जीरो है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट जब जुड़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे एक और टीचर आता जाएगा, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 है लेबर, ये 2 है, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है पहले और लेबर आने से, फिर हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगा क्योंकि लैंड पे जगह नहीं बची. राइट. 3 आने से, 4 आने से, पांचवा आने के बाद ये नेगेटिव हो गया. पहले जीरो हुआ, फोर्थ वाले ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया एंड फिफ्थ वाले के बाद तो ये नेगेटिव हो गया. ठीक है. ऐसे में टोटल प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा, पहले ही यहां तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2 तक इंक्रीज हुआ, तो 2 तक जो टोटल प्रोडक्ट है आपका वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा.
फिर आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा और फिर आपका टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा। जैसे ही फोर्थ यूनिट आएगी तो टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पे आपका। और पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज मैंने कैसे दिखाया, कर्व को ऐसे बना के, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है ऐसे बना के। तो ये एस हो गया ना, ऐसे इनवर्स एस, बस वो ही है। पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, पर इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट गिरने कब लगेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। यही वो ये ग्राफ में भी दिखा रहे हैं, इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, वो सेम चीज दिखा रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट हम यही कहते हैं कि जब हम डेटा प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, लेबर को एक्स एक्सिस पे और आउटपुट को वाई एक्सिस पे, ऐसे में कर्व दिखाई देते हैं। लेट अस एग्जामिन व्हाट इज हैपनिंग। तो टोटल प्रोडक्ट पहले वो बोल रहा है, एंड कीप हाईलाइटिंग, टोटल प्रोडक्ट वो बोल रहा है पहले इंक्रीज होता है जैसे लेबर इंक्रीज होती है, एंड फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है पर कांस्टेंट नहीं है। पहले इंक्रीज इंक्रीजिंग रेट पे होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है और उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है। ओके, this tendency of marginal product to first increase and then fall is called law of variable proportion, यानी law of diminishing marginal product। and law of variable proportion कहता है कि marginal product किसी भी factor input का पहले पहले क्या होता है, increase होता है। जब employment level increase होती है, नए नए लोग रखे कंपनी में, नई नई कंपनी है, स्टार्टअप है, बहुत enthusiastically काम कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, और लेबर बढ़ाई, उनको लग रहा है उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आउटपुट बढ़ रहा है बट उतना नहीं, फिर भी रिक्वायर्ड नहीं और लेबर बढ़ा ली, तो क्या होगा, जबरदस्ती वो बाकी जो काम कर रहे हैं उन्हें भी बातों में लगाएंगी, घुमाने ले जाएंगी, तो जो आउटपुट बन रहा था वो भी नहीं बन पाएगा। ओके, सो बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। We call it law of variable proportion or law of diminishing marginal product. Okay, great. Then why does this happen? In order to understand this, we first define the concept of factor proportion. फैक्टर प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं एक रेशियो जिसमें दो इनपुट कंबाइन होते हैं एक आउटपुट बनाने के लिए। तो हमने देख लिया ना, लेबर और कैपिटल मिक्स हो रही है एक क्यू बनाने के लिए। ओके, सो एज वी होल्ड वन फैक्टर फिक्स्ड, क्योंकि शॉर्ट रन अज्यूम कर रहे हैं हम, एंड कीप इंक्रीजिंग द अदर, द फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज। राइट, एक फैक्टर है, एक कैपिटल तो 4 यूनिट ही है, लेबर एक हुई, फिर लेबर दो हुई, फिर लेबर तीन हुई, फिर लेबर चार हुई, तो प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है फैक्टर के, जिस जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। इनिशियली एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द फैक्टर प्रोपोर्शन बिकम्स मोर एंड मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में प्रोपोर्शन चेंज होती है तो मजा आता है, काम बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, राइट। बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल क्या होता है आपका, आफ्टर अ सर्टेन लेवल प्रोडक्शन क्राउडेड हो जाती है वेरिएबल इनपुट से। ओके, एंड यही चीज आपकी टेबल भी डिस्क्राइब कर रही है। सो एज ही इंक्रीजेस नंबर ऑफ वर्कर्स द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट लैंड डिक्रीजेस। ठीक है, सो ये चीज हो गई, क्योंकि इनएफिशिएंट होने लगता है। पहले जब नया नया कोई आता है तो एफिशिएंसी होती है, पर ज्यादा लोग भर देते हो तो इनएफिशिएंसी आ जाती है। इसी को एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, कि फार्म पे 1000 लोग हैं, जरूरत ही नहीं है नाम के लिए, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, करेंगे तो कंट्रीब्यूट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो टोटल इंक्रीज होगा। बट अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं इंक्रीज होगा तो टोटल प्रोडक्ट भी नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, गॉट इट। सो शेप्स विल डू टुमारो, एंड शेप्स के साथ साथ रिटर्न टू स्केल भी करेंगे कल ही, एंड रिटर्न टू स्केल के साथ आइसोकॉन्ट भी कल करेंगे। ठीक है, एंड देन लेटर वील स्टार्ट विद कॉस्ट। ओके, होल्ड ऑन, या लेटर वील स्टार्ट विद कॉस्ट, कॉस्ट भी खत्म कर देंगे। ठीक है, शेप्स वैसे तुम देख ही चुके हो यार, ज्यादा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। you've seen the shape, मैंने टोटल प्रोडक्ट की भी शेप दिखा दी है कि इंक्रीज हो रहा है। जब यहाँ तक है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ से डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद कम होने लगता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, एंड यही एपी और एमपी का कर्व है कि मार्जिन ये, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि ये समझने की रिक्वायरमेंट है, ये क्रिएट करेंगे, इसलिए ग्राफ्स का मैं अलग ही सेशन लूंगी। सारे बच्चों को दिक्कत ही ग्राफ में आती है सबसे ज्यादा। सो कॉन्सेप्ट हमने आज समझ लिया, ग्राफ्स जो टीपी के है, एपी का है, एमपी का है, एंड आइसोकॉन्ट दैट वील डू टुमारो इन टुमारोज क्लास। सो आई होप दिस वाज फ्रूटफुल। The another I have put up questions in between, and I think the final task for the giveaway is that you just need to give me the feedback that how did you like today's class, नया क्या सीखा, कौन से ब्रांड के ओनर बने, एंड उसके बाद just those things. Okay, so nothing much, and yes, I'll see you tomorrow with another session. Take care, keep practicing, and bye.